डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेक्सपियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ओथेलो। और ओथेलो सिंड्रोम नाम की एक बीमारी जो कि विलियम शेक्सपियर के इसी प्ले से ही ली गई है। ओथेलो सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी शख्स को इनफिडेलिटी और जेलसी होने लगती है, और ये हमारा जो मेन कैरेक्टर ओथेलो है उसको ये बीमारी थी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके की फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद थीम्स, कैरेक्टर्स और फिर समरी की तरफ चलेंगे। टाइटल: द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस। मोर कहते हैं अफ्रीकन लोगों को, ठीक है, यानी ब्लैक पीपल जो होते हैं अफ्रीकन्स, उनको मोर कहा जाता है। रिटन इन 1603 इंग्लैंड, पब्लिश्ड इन 1622 इन क्वार्टो फॉर्म बाय थॉमस वॉल्की। शेक्सपियर ने इसे 1603 के करीब करीब लिखा था और तभी ये स्टेज पे दिखाया गया था, लेकिन ये पब्लिश 1622 में हुआ और ये थॉमस वॉल्की ने पब्लिश किया था क्वार्टो फॉर्म में। क्वार्टो कहते हैं एक शीट को, एक पेज को जिसको 4 साइड्स में फोल्ड किया जाता है। तो 4 साइड्स में फोल्ड करते हैं तो वो फिर 8 पेजेस बन जाते हैं, 8 साइड्स बन जाते हैं, तो वो क्वार्टो होता था। उस एज में क्वार्टोस की फॉर्म में ज्यादातर वर्क्स पब्लिश होते थे। लिटरेरी पीरियड द रेनेसांस, हम इसको रेनेसांस का एंड कह सकते हैं क्योंकि 1603 से तो जेकोबियन एज स्टार्ट हो चुकी थी और 1625 तक जेकोबियन एज चलती है। उसके बाद जॉनरा है ट्रेजिडी। सेटिंग वेनिस एंड साइप्रस। प्ले की स्टोरी 2 जगहों पे डिवाइडेड है, कुछ हिस्सा वेनिस में है और कुछ साइप्रस में है। एंटेगोनिस्ट इयागो। अब हम प्ले की इंपॉर्टेंट थीम्स देख लेते हैं। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है जेलसी। जेलसी की वजह से ही प्ले में मर्डर्स होते हैं और एक दूसरे को गिराया जाता है, लेग पुलिंग की जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जेलसी है। उसके अलावा है रेसिज्म, प्रेजुडिस, मैनहुड एंड ऑनर। यहाँ पे आदमियों की जो गैरत है, इज्जत है, वो स्पेशली दिखाया गया है। बल्कि मुझे तो लगता है जैसे हमारी सोसाइटी को शेक्सपियर ने अपने प्ले में दिखाया है, हमारी सोसाइटी में गैरत के नाम पर औरत को कत्ल कर दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ओथेलो ने डेस्टिमोना का मर्डर किया। और उसके अलावा जिस तरह डेस्टिमोना अपनी मर्जी से शादी कर लेती है तो उसके फादर ने उसके साथ जो है वो अच्छा रवैया नहीं रखा, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया। इवन ड्यूक के पास गया, वहाँ पे जाके सारी बात बताई, और फिर जो है जब डेस्टिमोना ने कंफर्म किया कि उससे मर्जी से शादी की है तो उस पर उसके फादर जो है उन्होंने बहुत बुरे दिल के साथ इस शादी को एक्सेप्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट थीम देखें, वुमेनहुड एंड सेक्सुअलिटी, बिट्रेयल एंड डिसेप्शन। प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। ओथेलो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डेस्टिमोना, यागो, इमिलिया, माइकल कैसियो, बियांका और बारबेंटियो। ओथेलो प्ले का प्रोटैगोनिस्ट है और ये विनीशियन आर्मी में जनरल की पोस्ट पे है, और ये क्रिश्चियन मोर है, अफ्रीकन है, इसको आउटसाइडर कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रेव है, इस वजह से उनके लिए ये इम्पोर्टेंस भी रखता है। लेकिन फिर भी इसको अपना नहीं समझा जाता, इसे आउटसाइडर ही समझा जाता है क्योंकि ये ब्लैक है। ब्लैक लिप्स हैं इसके और कलरफुल ब्लैक है, इंटेलिजेंट है और काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, ब्रेव किस्म का जनरल है। ये सीक्रेटली शादी कर लेता है डेस्टिमोना के साथ। ये अच्छा स्टोरी टेलर है और ये कॉन्फिडेंट तो है लेकिन थोड़ा इनसिक्योर भी है, और इसकी इनसिक्योरिटी की वजह इसका ब्लैक होना है और उसके अलावा जो इसके अंदर नेचुरल कॉम्प्लेक्स है उस वजह से ये थोड़ा इनसिक्योर है। और यही इनसिक्योरिटी बाद में इसकी वाइफ के मर्डर की वजह बनती है और फिर ये खुद भी अपने आप को स्टैबिंग कर लेता है, यानी सुसाइड कर लेता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डेस्टिमोना। ये विनीशियन सेनेटर की बेटी है, अपने बाप से छुप के शादी कर लेती है। बहुत ही ये केयरिंग और लविंग किस्म की है, बहुत खूबसूरत भी है। ये ओथेलो की स्टोरीज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसी वजह से उसे इम्प्रेस होकर शादी कर लेती है। ये थ्रू आउट द प्ले अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहती है, लेकिन इसके हस्बैंड को इसकी लॉयल्टी पे यकीन नहीं होता और फिर वो इसको मर्डर कर देता है। और मर्डर कैसे करता है? स्मोदरिंग से। लेकिन स्मोदरिंग क्या होती है? किसी शख्स के फेस को कवर कर देना कि उसको सांस ना आए, ऑक्सीजन ना मिल सके। इस तरीके से जो किलिंग होती है वो स्मदरिंग होती है। और इसने उसके फेस पे तकिया रख दिया था, मीन्स पिलो रख दिया था, और इस तरह से डेस्टिमोना की डेथ हो गई। इयागो ये प्ले का विलेन है और बहुत ही बुरा कैरेक्टर है। जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। जेलस भी है, डिसऑनेस्ट, कनिंग, मैनिपुलेटिव, इविल, ठीक है, बहुत ही बुरा कैरेक्टर है और ये सबकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसकी शादी इमिलिया से हुई होती है।
इमिलिया इसकी वाइफ इसके ऑपोजिट होती है। ये डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट है और उसके साथ लॉयल भी है। इमिलिया से एक गलती हुई, ये अपने हस्बैंड के कहने पे डेस्टिमोना का हैंडकरचीफ चोरी कर लेती है और इयागो को दे देती है। इसे नहीं पता होता कि इयागो के क्या प्लान्स हैं और इयागो बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ करता है और यही इस डेस्टिमोना के मर्डर की वजह बनती है। और फिर ये आके डेस्टिमोना की सच्चाई भी बताती है, लेकिन उस वक्त तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और डेस्टिमोना की डेथ हो चुकी होती है। माइकल कैसियो, ए यंग चार्मिंग एंड हैंडसम सोल्जर, ठीक है, ये सोल्जर है और यंग भी है, हैंडसम भी है और वैसे भी बाय नेचर भी अच्छा कैरेक्टर है। और ओथेलो इसकी प्रमोशन कर देता है, इसे अपना लेफ्टिनेंट बना लेता है और इसके लेफ्टिनेंट बनने की वजह से ही इयागो को मसला शुरू हो जाता है। उसकी जेलसी और कॉन्स्पायरेसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कैसियो ओथेलो से लॉयल होता है और उसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा कैप्टन है। इसके अलावा ये कैरेक्टर इंटेलिजेंट तो है, लेकिन ये कनिंग नहीं है। ये इयागो की चालाकियां समझ नहीं पाया और उसी वजह से बहुत ज़्यादा फिर नुकसान हुआ। बियांका, ये साइप्रस में एक प्रोस्टिट्यूट है और ये माइकल कैसियो को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसके साथ लव करती है, लेकिन कैसियो इसको रिस्पॉन्स नहीं करता बल्कि इसका मजाक उड़ाता है। लास्ट कैरेक्टर है बारबेंटियो। ये डेस्टिमोना का फादर है, वेनिस में सेनेटर है, यानी अच्छी पोजीशन पे है। इसको जब पता चलता है कि इसकी बेटी ने छुप के शादी कर ली है और फिर डेस्टिमोना कन्फेस भी कर लेती है, तो उसके बाद ये ग्रीफ से इसकी डेथ हो जाती है। जब ये सब लोग साइप्रस चले जाते हैं, यानी ओथेलो, डेस्टिमोना, ये सब लोग साइप्रस चले जाते हैं, तो उनके साइप्रस जाने से पहले ही इसकी ग्रीफ की वजह से डेथ हो जाती है। अब हम चलते हैं प्ले की समरी की तरफ। ये प्ले 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एक्ट का स्टार्ट होता है वेनिस में। सीन कुछ ऐसे है, इयागो अपने एक दोस्त जिसका नाम रॉडरिगो है और ये वेल्दी यंग मैन है, इसके साथ बैठा हुआ है। रॉडरिगो इयागो से शिकवा कर रहा है कि उसने उसे बताया ही नहीं कि डेस्टिमोना एक मोरिश के साथ भाग गई है और उसके साथ उसने शादी कर ली है। रॉडरिगो ने इयागो को पैसे दिए थे कि वो डेस्टिमोना को वू करने में उसकी हेल्प करे। रॉड्रिगो डेस्टिमोना के फादर से मैरिज प्रपोजल के लिए बात कर चुका होता है, लेकिन उसके फादर ने इनकार कर दिया था। तो अब ये डेस्टिमोना को वो करने की कोशिश में है, लेकिन इयागो इसको कुछ भी नहीं बताता कि डेस्टिमोना ने चोरी छुपे यानी सीक्रेटली शादी कर ली है। इयागो रॉड्रिगो को कहता है कि वो खुद ओथेलो से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। एक तो वो काला है और दूसरी मेन रीज़न ये है कि उसने कैसियो को उससे ऊपर वाली पोजीशन दे दी है, यानी उसे लेफ्टिनेंट बना दिया है। हालांकि वो इतना कैपेबल नहीं है। इयागो कहता है कि वो ज़्यादा डिजर्विंग है, उसको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ओथेलो ने माइकल कैसियो को प्रमोट करके अपना लेफ्टिनेंट बना लिया है। इस वजह से इसने दिल में ग्रज पाल लिया है और ये ओथेलो के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गया है। और दूसरी तरफ रॉड्रिगो जो है वो डेस्टिमोना से लव करता है, लेकिन डेस्टिमोना ने ओथेलो से शादी कर ली है। तो अब दोनों के दुश्मन जो हैं वो सेम है। अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं। रॉड्रिगो डेस्टिमोना के फादर के पास जाता है। उसके फादर को अभी तक नहीं पता होता कि उसकी बेटी ने शादी कर ली है, तो ये जाके उसके फादर को इन्फॉर्म करता है और उसके अलावा उसे बहुत ज़्यादा बातें करके भड़का देता है ओथेलो के खिलाफ। दूसरी तरफ इयागो ओथेलो के पास जाता है और उसे कहता है कि बारबेंटियो भी तुम्हारा सामना करने आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। थोड़ी देर बाद बारबेंटियो ओथेलो के सामने आता है। दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों में कोई बहस होती, बारबेंटियो देखता है कि ओथेलो के साथ ड्यूक ऑफ वेनिस के गार्ड्स हैं। ड्यूक ऑफ वेनिस ने ओथेलो को बुलाया होता है। ड्यूक ने ओथेलो को मीटिंग के लिए बुलाया होता है और उसकी वजह ये होती है, टर्किश साइप्रस पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, यानी टर्किश आर्मी जो है वो अटैक करने के लिए आ रही होती है साइप्रस पे। इस वजह से ओथेलो को फौरन वहां पे भेजना था, इसलिए ड्यूक ने ओथेलो को बुलाया। अब बारबेंटियो और ओथेलो दोनों ड्यूक के सामने पहुंचते हैं। बारबेंटियो अपना मसला लेके जाता है कि उसकी बेटी ने इसके साथ शादी कर ली है, लेकिन वो ब्लेम ये करता है कि ओथेलो ने कोई मैजिक किया है जिसकी वजह से मेरी बेटी ने इसके साथ शादी कर ली है, क्योंकि ज़ाहिर है इतने काले आदमी के साथ कौन शादी करता है। ओथेलो बताता है कि ये ब्लैक मैजिक नहीं है, बल्कि ये मेरी ब्रेवरी की स्टोरीज हैं जिनकी वजह से डेस्टिमोना इंस्पायर हुई है। फिर डेस्टिमोना को बुलाया जाता है और डेस्टिमोना भी कंफर्म करती है कि वाकई ही उसने अपनी मर्जी के साथ और इसकी स्टोरी से इंस्पायर होके, इसकी ब्रेवरी से इंस्पायर होके इससे शादी की है। इस पर डेस्टिमोना के फादर जो हैं वो बहुत ही बुरा फील करते हैं और वो बहुत ही ग्रजिंगली यानी ग्रजिंग वे में इस शादी को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं,
लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा होता। और उसके साथ ही वो ओथेलो को भी वार्न करते हैं कि इसने अपने बाप के साथ धोखा किया है, ये तुम्हारे साथ भी धोखा करेगी। अब ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यही चीज़ यागो अपने माइंड में रख लेता है और इसे इस्तेमाल करके वो डेस्टिमोना के अगेंस्ट एक कॉन्स्पायरेसी करता है और फिर उसकी कॉन्स्पायरेसी जो है वो कामयाब भी हो जाती है। ड्यूक के ऑर्डर को फॉलो करते हुए ओथेलो फौरन से साइप्रस के लिए निकल जाता है ताकि वहां जाके आर्मी को कमांड कर सके। और इसके साथ इसकी वाइफ भी होती है और इसका न्यू लेफ्टिनेंट यानी माइकल कैसियो। और इसके साथ इंसाइन इंसाइन एक पोजीशन होती है आर्मी में और इयागो जो है उसकी पोजीशन है इंसाइन की। इयागो और उसकी वाइफ एमिलिया एमिलिया डेस्टिमोना की अटेंडेंट है। तो ये सब लोग ओथेलो के साथ साइप्रस के लिए निकल जाते हैं। ये सब लोग साइप्रस पहुंच जाते हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां का गवर्नर जिसका नाम मोंटेनो है वो ओथेलो को इन्फॉर्म करता है कि समंदर में बहुत ज्यादा तूफान आया, बहुत शदीद किस्म का तूफान आया, जिसकी वजह से जो टर्किश फ्लीट था वो तबाह बर्बाद हो गया। इसलिए अब कोई थ्रेट नहीं है, वो आर्मी जो है उनके साथ अब लड़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तूफान की वजह से वो खुद ब खुद ही तबाह हो गए। तो अब ओथेलो जो है वो कहता है कि अब सेलिब्रेट करना चाहिए इस चीज को। ओथेलो की अभी रिसेंटली ही तो शादी हुई है, उसने अभी ठीक तरीके से अपनी शादी भी नहीं मनाई। तो ये कैसियो की ड्यूटी लगाता है कि रात को ये बाहर पहरा दे और किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इयागो का प्लान स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये रॉड्रिगो को कहता है कि तुम देख लेना, तुम फाइनली डेस्टिमोना को जीत लोगे। लेकिन इस तरह की बातें करके ये रॉड्रिगो को अपने प्लान के लिए यूज करना चाह रहा होता है क्योंकि ये सिर्फ उससे पैसा हासिल करना चाहता है और दूसरी तरफ ये ओथेलो से अपना रिवेंज लेना चाहता है। इयागो अब कैसियो को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है और रॉड्रिगो को कहता है कि वो इसके साथ लड़ाई शुरू करे। अब उन दोनों में लड़ाई बढ़ती है। मोंटेनो आ जाता है, ये मना करता है कैसियो को, लेकिन कैसियो ने तो शराब पी होती है, अब वो बिल्कुल भी हवास में नहीं होता। मोंटेनो के साथ उसकी लड़ाई इतनी बढ़ती है कि मोंटेनो जख्मी हो जाता है। अब शोर की आवाजें सुन के ओथेलो गुस्से में बाहर आता है और जब वो देखता है कि कैसियो ने शराब पी हुई है, ड्रिंक किया हुआ है, तो वो फौरन से कैसियो को डिमोट कर देता है। इयागो का प्लान कामयाब हो जाता है और वो यही तो चाहता है कि कैसियो को उसकी जॉब से, उसकी पोजीशन से हटा दिया जाए। तो अब ये कैसियो को कहता है कि तुम ऐसे करो, डेस्टिमोना के पास जाओ और उसे कहो कि वो ओथेलो से रिक्वेस्ट करे कि तुम्हें पहली वाली पोजीशन मिल जाए, यानी रीइंस्टेट कर दे। तो कैसियो जो है काफी शर्मिंदा होता है। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन इयागो के कन्विंस करने पे वो मान जाता है कि वो डेस्टिमोना के पास जाएगा और उसे कहेगा कि वो ओथेलो से रिक्वेस्ट करे। इयागो अब डबल गेम खेल रहा है। दूसरी तरफ ये ओथेलो के दिल में शक डालना शुरू कर देता है कि कैसियो और डेस्टिमोना के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ। इस तरह से ओथेलो के दिल में वो शक डाल देता है। डेस्टिमोना को ओथेलो ने एक हैंडकरचीफ दिया होता है वेडिंग गिफ्ट के तौर पर, और एक दिन ऐसे होता है कि बाय चांस डेस्टिमोना से वो हैंडकरचीफ गिर जाता है। इमिलिया को उसके हस्बैंड इयागो ने काफी ज्यादा दफा कहा होता है कि वो डेस्टिमोना का हैंडकरचीफ लेके आए। तो इमिलिया जब उस हैंडकरचीफ को गिरा हुआ देखती है तो वो उठाकर अपने हस्बैंड इयागो को दे देती है। लेकिन अब इमिलिया को ये नहीं पता होता कि उसके हस्बैंड ने इसका मिसयूज करना है। अब इयागो क्या करता है, वो इस हैंडकरचीफ को कैसियो के रूम तक पहुंचा देता है। ओथेलो इयागो की बातों से बहुत डिस्टर्ब होता है। ये इयागो को कहता है कि तुम अपनी बातों का कोई प्रूफ दो। अब प्रूफ जो है वो इयागो क्या देता है, वो कहता है कि उसने कैसियो को नींद में डेस्टिमोना के बारे में बोलते हुए सुना है, यानी वो ख्वाब में डेस्टिमोना को देख रहा था या उसके बारे में बातें कर रहा था। और उसके अलावा उसने देखा था कि कैसियो डेस्टिमोना के हैंडकरचीफ से अपना फेस साफ कर रहा था। ओथेलो डेस्टिमोना के पास जाता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा हैंडकरचीफ कहाँ पे है। तो डेस्टिमोना कहती है कि वो तो खुद कहीं गुम हो गया है, मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। अब ओथेलो को कंफर्म हो जाता है, ये गुस्से में बाहर आता है। फिर उसके बाद ये इयागो को प्रमोट कर देता है क्योंकि इसने इयागो को कहा था कि अगर तुम मुझे प्रूफ दोगे तो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। ये इयागो को लेफ्टिनेंट बना देता है। कैसियो की जो मिस्ट्रेस है बियांका, वो उसके घर आती है। कैसियो उसे कहता है कि ये मेरे रूम से मुझे एक हैंडकरचीफ मिला है, लेकिन मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद आया है, तो ऐसे करो मुझे इससे मिलता जुलता एक और हैंडकरचीफ बना दो। बियांका वो हैंडकरचीफ लेके चली जाती है। अब दूसरी तरफ जो इयागो है उसकी कॉन्स्पायरेसी अभी तक खत्म नहीं हुई। ये ओथेलो को कहता है कि मैं कैसियो के साथ बातें करूंगा डेस्टिमोना के बारे में, तुम उसके रिएक्शंस नोट करना। अब ओथेलो काफी फासले पर खड़ा हो जाता है जहां से उसे कैसियो का फेस नजर आ सके। अब इयागो उसके साथ बातें शुरू करता है
और बियांका का नाम आहिस्ता से उसके कान के पास जाके कहता है ताकि ओथेलो ना सुन सके। अब वो क्वेश्चन बियांका के बारे में कर रहा है, लेकिन ओथेलो को लगता है कि ये डेस्टिमोना के बारे में बातें कर रहा है और किसी बात पे कैसियो हंस पड़ता है। तो इस तरीके से ओथेलो जो है उसको कंफर्म हो जाता है कि कैसियो डेस्टिमोना के साथ रिलेशनशिप में है। यागो और कैसियो बातें कर रहे हैं, इसी टाइम पे बियांका आ जाती है और वो हैंडकरचीफ कैसियो के मुंह पे मारती है और उसे कहती है कि तुमने ये किसी और होर से लिया हुआ है, मैं इसकी कॉपी कोई नहीं बनाने वाली। फिर बियांका और कैसियो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब इयागो ओथेलो को कन्विंस करता है कि देख लो, तुमने उसके रिएक्शंस नोट कर लिए। ओथेलो अब गुस्से से पागल हो रहा होता है। इयागो ओथेलो को कन्विंस करता है कि तुम अब डेस्टिमोना का किल कर दो और कैसियो को मैं खुद देख लूंगा। इयागो अब रॉड्रिगो को कन्विंस करता है कि वो कैसियो का मर्डर कर दे और उसको लालच ये देता है कि अगर कैसियो मर जाएगा तो फिर ओथेलो यहीं पे ही रहेगा साइप्रस में, जबकि डेस्टिमोना वेनिस चली जाएगी और फिर रॉड्रिगो के पास टाइम होगा कि वो डेस्टिमोना को वू कर सके। तो इस तरीके से ये कन्विंस कर लेता है रॉड्रिगो को कि वो कैसियो को मर्डर करे। इनकी प्लानिंग ये होती है कि रात के टाइम पे जब कैसियो बियांका के घर से निकलेगा तो उसी टाइम उस पर अटैक किया जाएगा और उसको किल कर दिया जाएगा। रॉड्रिगो जब कैसियो पर अटैक करता है तो कैसियो भी पलटकर उस पर वार करता है और दोनों जख्मी हो जाते हैं, लेकिन रॉड्रिगो जो है उसको ज्यादा जख्म आते हैं। इयागो जो कि छुप के देख रहा होता है और वो देखता है कि रॉड्रिगो जख्मी हो गया है और कैसियो जिंदा है, तो वो इस डर से कि कहीं उसका राज ना खुल जाए वो रॉड्रिगो को आके खुद मर्डर कर देता है। रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलता कि रॉड्रिगो को अब किसने किल किया है। दूसरी तरफ ओथेलो डेस्टिमोना को किल करने के लिए चैम्बर में आ जाता है, क्योंकि प्रूफ अब वो अपनी आंखों से देख चुका है और वो आंखों देखी पे ही बिलीव करता है, क्योंकि उसके सामने बियांका ने हैंडकरचीफ कैसियो के मुंह पर मारा था और उसे कहा था कि ये तुम्हें किसी और ने दिया है। और ओथेलो ये बहुत अच्छे से जानता था कि ये हैंडकरचीफ डेस्टिमोना का है, तो अब उसको मजीद किसी प्रूफ की जरूरत नहीं रही। अब वो उसे किल करने के लिए कमरे में आता है, उसके मुंह पर तकिया रखता है और इस तरीके से उसकी सांस बंद हो जाती है। उसी टाइम पर एमिलिया आती है ताकि वो ओथेलो को इन्फॉर्म कर सके कि रॉड्रिगो की डेथ हो गई है और कैसियो जिंदा है और जख्मी है, लेकिन वो क्या देखती है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना को किल कर दिया होता है। एमिलिया ओथेलो से वजह पूछती है तो ओथेलो से बताता है कि इयागो ने उसे प्रूफ दिखाया है, प्रूव कर दिया है कि डेस्टिमोना का कैसियो के साथ रिलेशन था और इस वजह से वो उसकी इनफिडेलिटी की वजह से इसे मार दिया है। उतनी देर में मोंटेनो और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं। इमिलिया को सारी बात समझ आ जाती है और वो सब लोगों के सामने बताती है कि उसने इयागो के कहने पे ही डेस्टिमोना का हैंडकरचीफ चुराया था और इयागो को दिया था। ये सारी प्लानिंग इयागो की है। डेस्टिमोना की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि डेस्टिमोना की डेथ हो चुकी है। इयागो भी वहां पे आ चुका होता है और वो इमिलिया की सारी बातें सुन लेता है। ओथेलो इयागो को देख के उसको स्टैब करता है, लेकिन उससे पहले इयागो इमिलिया को किल कर देता है। उसे इतने बुरे तरीके से स्टैब करता है कि उसकी फौरन वहां पर डेथ हो जाती है। इयागो वहां से भाग जाता है। ओथेलो एक स्पीच कहता है और उसके बाद अपने आप को स्टैब कर लेता है, अपने आप को मार लेता है। ओथेलो के मरने के बाद लोडोविको कैसियो को उसकी पोजीशन दे देता है, यानी उसे जनरल बना देता है और इयागो को पकड़ लिया जाता है। इयागो अपने इन सारे एक्शंस की कोई वजह नहीं बताता है, खामोश रहता है। लोडोविको कैसियो को कहता है कि वो इयागो को बुरी से बुरी पनिश दे और उसके बाद फिर वहां से चला जाता है ताकि वो बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर सके जो कुछ यहाँ पे हुआ। यहाँ पे प्ले एंड हो जाता है। ये थी पूरे प्ले की स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इसमें एक बहुत बड़ा लेसन भी है। कभी भी जेलसी और इस टाइप के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको इतना ज्यादा स्ट्रांग मत बनाएं कि वो आपको ओवरकम कर लें। हमेशा हर चीज को लॉजिकल होके देखें। ओथेलो की तरह कभी भी सिर्फ आंखों देखी पे यकीन न रखें, क्योंकि आंखों देखी भी हमेशा सच नहीं होती। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।